बालाघाट की नक्सल गतिविधि अभी भी बरकरार है। कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं कि उनको बूथों तक लाना भी, सुरक्षा मुहैया भी? उनके इस टेरर फंडिंग के मैकेनिज्म पर बहुत हद तक आघात पहुंचा है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे फोरम को इम्पोर्टेंस को यहाँ पर बरकरार रखें? कि सोशल मीडिया पे व्यक्ति जो भी देखता है उसको सच मानता है, उसको फॉरवर्ड करता है। टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन नक्सलियों की ओर से चलाते हैं। उनको भी एक टारगेट दिया गया होगा उनके बॉसेस के द्वारा कि नक्सल चुनौतियाँ जो है विकास, विश्वास और सुरक्षा पर टिकी हुई है। ये चैलेंजेस नो डाउट हैं, पर इस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को अभी भी ये महसूस हो रहा है कि उनका पैसा उन्हें नहीं लौट पा रहा है। हम लोगों ने उनके सो कॉल्ड भगवान पर कार्रवाई करके अच्छा नहीं किया। नक्सल मुद्दों पर जब पत्रकार आपके पास आते थे तो अक्सर एक संकोची तौर पर आपके बिहेवियर को देखा जा रहा था कि पत्रकारों को कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है, और उसका कारण यही है कि उसके साथ ऑब्वियसली कुछ आपको अधिकार तो मिलते हैं, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, बीजीटी मीडिया के स्पेशल सेगमेंट इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट के खास मेहमान हैं बालाघाट एसपी समीर सौरभ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मध्य प्रदेश में बालाघाट को ए श्रेणी में रखा गया है नक्सलिज्म को लेकर, खास करके इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके क्या मायने हम निकाल सकते हैं? जैसा आपने सही बताया, जो अभी 2024 में एक श्रेणी का पुनर्निर्धारण जो नक्सल प्रभावित राज्य और ज़िले हैं पूरे प्रदेश में, तो गृह मंत्रालय ने उसका कैटेगराइज को रिवाइज़ किया है, जिसमें कुल 12 मोस्ट अफेक्टेड नक्सल डिस्ट्रिक्ट्स चिन्हित किए गए हैं, और उसमें बालाघाट मध्य प्रदेश का एकमात्र ज़िला है जो कि उसमें शामिल है। बाकी जो मंडला और डिंडोरी है वो नक्सल प्रभावित ज़िलों की श्रेणी में तो हैं, पर मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में नहीं। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी इसके पहले तक जो इससे पहले कैटेगराइजेशन हुआ था उसमें कुल 25 नक्सल मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, 25, जिसमें बालाघाट एक था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में घट के 12 हो गया, लेकिन बालाघाट की नक्सल गतिविधि अभी भी बरकरार है, जिसके कारण इसको मोस्ट अफेक्टेड में रखा गया। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हमें लगातार इस एरिया में सतर्कता बनाई रखनी है, फोर्सेस का मूवमेंट बनाए रखना है, और नक्सलियों के प्रवेश को मध्य प्रदेश में आने पैर फैलाने से उनको रोकने उद्देश्य रहेगा। हमने देखा है कि लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से बालाघाट में नक्सलवाद की जड़ें जो है यहाँ पर लगातार बनी हुई है, जमी हुई है। इस बीच कई हमने दौर देखा पुलिस अधीक्षकों का, जिनके माध्यम से सतत कार्रवाई भी हुई। नक्सली कई बार बैकफुट पर भी आए। आपका कार्यकाल लगभग 25 माह, आज 22 दिन हो चुके हैं आपको, और 10 एनकाउंटर आपके कार्यकाल में हुए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह की कवायद हम देख रहे हैं कि विस्तार दलम के माध्यम से, खासकर कान्हा भोरमदेव वाला जो डिवीज़न है, इस एरिया में जो विस्तार की गतिविधि नक्सलियों की ओर से चलाई जा रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये विस्तार आगे बढ़ेगा नक्सलियों का? क्या नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर आएंगे? क्योंकि इलेक्शन भी है, तो कितनी महत्वपूर्ण हो जाता है सुरक्षा मुहैया कराना इलेक्शन के दौर में आपके लिए? आपने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो कि कार्यकाल के विषय में चर्चा की, दूसरा विस्तार को लेकर चर्चा की, और तीसरा इलेक्शन के बिंदु पे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो अगर किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि आप अगर ऐसा माने, तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। आपने सही बताया कि लगभग 3 दशकों से 1990 से बालाघाट का पूरा एरिया नक्सल प्रभावित रहा है, पर यह भी बताना चाहूँगा कि 1990 से अब तक जितने भी पुलिस अधीक्षक और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी रहे, सभी का एक सम्मिलित योगदान रहा है इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाए रखने। नक्सल मुक्त बनाए रखने से मेरा आशा है कि नक्सल समस्या पे कंट्रोल करने के उद्देश्य से उनके सभी के प्रयास रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि 1990 से आज तक कुल 37 पुलिसकर्मी ऐसे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, जो अपने सबसे बड़ा बलिदान देकर उनके वो शहीद हो चुके हैं, 37 पुलिसकर्मी नक्सल क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान। तो इस बात की गंभीरता हम सभी को समझनी होगी कि एक तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और निसंदेह लंबे समय से चला आ रहा है। नक्सल एरिया में जो काम होता है वो मल्टीपल फेजेस में होता है। शुरू में हम लोग अपने एरिया को पहले सिक्योर करते हैं, उसमें कैंप्स की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, फोर्सेस आना शुरू होती हैं,
और उसके बाद फिर इंटेलिजेंस कलेक्शन का नेटवर्क पूरा डेवलप होता है और तब हमें ऑपरेशनल सक्सेसेस मिलने शुरू होते हैं। पिछले 5 सालों की मैं बात करूं तो उसके पहले के जितने भी एसपीज थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके योगदान के कारण जो उसका आउटकम है वो पिछले 5-6 सालों में हम लोग देखना शुरू कर पाए, मतलब अच्छे आउटकम्स। पिछले 5 सालों की अगर मैं डेटा में बात करूँ तो 17 नक्सली हम लोगों ने मारे हैं, 3 नक्सल गिरफ्तार हो चुके हैं और पिछले 2 साल के अंदर 10 नक्सल हम लोगों ने धराशायी किए। पर इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि लगातार हम लोगों ने 2 साल में नए कैंप्स बनाए हैं, लगभग 7 से 8 नए कैंप बन चुके हैं। सिर्फ बालाघाट की बात कर रहा हूँ, मंडला में भी नए कैंप बने हैं। तो हमारा प्रयास लगातार ये है कि जोन को पूरी तरह से हम लोग सिक्योर रख सके, हमारा फोर्सेस का फुटप्रिंट यहाँ बढ़े और हमारा इंट कलेक्शन का नेटवर्क इम्प्रूव हो। दूसरी बात जो आपने की विस्तार को लेकर, विस्तार स्ट्रेटजी एक ऐसी है जो कि लगभग हमें आज से 10 साल पहले डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पता चली कि नक्सली अपने क्षेत्र को विस्तार करना चाह रहे हैं, जो उनके लगातार जंगल के लगे हुए क्षेत्र हैं। जैसे बालाघाट चूँकि प्रभावित रहा ही है, तो बालाघाट से ऊपर के आप जब नॉर्दर्न हिस्से में जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न में, तो फिर मंडला, डिंडोरी, अमरकंटक तक उनका एक प्लान समझ में आया कि ये इस एरिया में अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इन क्षेत्रों में मूवमेंट की जानकारी अपने को ज़्यादा मिलती है नक्सलियों की। तो वो उनकी स्ट्रेटजी के अनुसार हम लोगों ने भी कैंप्स उन्हीं क्षेत्रों में प्लान किए हैं और हमारे रिसेंट एनकाउंटर्स भी उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहे हैं। तो विस्तार तो उनकी एक स्ट्रेटजी, इसको हम लोग ऑलरेडी टैक्टिकल और स्ट्रेटजिकल दोनों लेवल पे हम लोग उसको काउंटर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग सहमत इस पे सफल भी रहे हैं। आगे भी इसमें प्रयास हम लोग और बढ़ा के करते रहेंगे। तीसरा बिंदु जो आपने बताया इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन वंस अगेन, चूँकि जैसा आपने शुरू में पॉइंट आउट किया 12 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश का, तो चुनाव कराना तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है और हर चुनाव अपने आप में नया चैलेंज। मैं ये नहीं बोल सकता कि विधानसभा चुनाव हमने बहुत शांतिपूर्वक कराए, क्योंकि विधानसभा में चैलेंजेस अलग थे, लोकल लेवल पे भी चैलेंजेस ज़्यादा थे। पर नक्सल का जो चैलेंज है वो मुझे लग रहा है कि लगभग बरकरार है। उसमें कहीं पे मैं तो मानूंगा कि उसमें बढ़ोतरी हुई एक तरह से, क्योंकि विधानसभा होने के बाद भी हमारा एक एनकाउंटर कान्हा के कोर जोन में हुआ है। तो डेफिनेटली नक्सल एंगल से तो हम लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, रहने की आवश्यकता भी है। मैकेनिज़म्स उसके मल्टी फेसेट मैकेनिज़म्स के थ्रू हम लोग इंश्योर करते हैं। एक तो कि हमारे जो बॉर्डर्स के ज़िले हैं, कवर्धा है, खैरागढ़ है, उनके साथ इंटरस्टेट बैठकें होती हैं जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों के सीनियर ऑफिसर्स आके हम लोग हर 2-3 महीने पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आगे के ऑपरेशंस कैरी आउट करने हैं। इसके अलावा जो मैकेनिज़्म होता है वो होता है नाके और चेक पोस्ट का, जो कि स्पेसिफिकली इलेक्शन के टाइम में हम लोग शुरू करते हैं। वो अभी 15 इंटर स्टेट और 9 इंटर डिस्ट्रिक्ट, टोटल 24 नाके हमारे संचालित होना शुरू हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नए कैंप्स की बात मैंने आपसे बताई ही कि पिछले लगभग 2 सालों में हमने 6 से 7 नए कैंप बनाए हैं, उससे भी एक खासा फ़र्क पड़ता है उस क्षेत्र में। और फाइनली जो हमारा जो फोर्स है, स्पेशलाइज्ड यूनिट हॉक फोर्स, और उसके साथ सीआरपीएफ कोबरा भी है हमारे पास, तो उसके थ्रू एक्सटेंसिव जंगल ऑपरेशंस और एरिया डोमिनेशन हम लोग करते हैं, ताकि जो मैसेज है वो क्लियर रहे पब्लिक में कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की के बहिष्कार, जो नक्सलियों द्वारा बहिष्कार की जो रहती है धमकी, उसको लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर हमारे तरफ से कोई भी कमी न रहे। विधानसभा चुनाव में बताना चाहूँगा कि लगभग 6%, 5.5% अधिक वोटिंग हुई कंपेयर टू 2018 विधानसभा इलेक्शंस। और हमारा प्रयास, मेरा कलेक्टर साहब का प्रयास यही है, संयुक्त प्रयास, कि जो भी हम लोगों ने नए बूथ बनाए, उन सभी बूथ, नए नक्सल एरिया में भी हमने कुछ बूथ बनाए, उन सभी बूथों पर अच्छी वोटिंग हो और हम लोग वंस अगेन जो लोकसभा 2019 के वोटिंग परसेंट थे उससे आगे बढ़ के लोगों का चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही हमने देखे कि जो रेड जोन में शामिल है गढ़चिरौली, बालाघाट से लगा हुआ एक इलाका है, नक्सलियों के लिए काफ़ी महफूज माना जाता है इसे। यहाँ पर अभी बीते 2 दिनों पहले एक एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। इनका कोई कनेक्शन था बालाघाट से, क्या कोई प्लानिंग थी, एक सवाल हो गया। दूसरा, हम देखते हैं कि आपने बताया कि विधानसभा चुनाव में खास करके वोटिंग ऑफ परसेंटेज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये जो इलेक्शन है वर्तमान का 2024 का, तेंदुपत्ता तुड़ाई के पीक सीजन में हो रहा है। ऐसे में जो
ग्रामीण मजदूर से है वो तेंदुपत्ता तुड़ाई में, कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं कि उनको बूथों तक लाना भी, सुरक्षा मुहैया भी कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? एक्चुअली दोनों पॉइंट आपके काफ़ी रिलेवेंट है। जो पहला बिंदु है गढ़चिरौली के इनकाउंटर का, एक बहुत ही अच्छा इनकाउंटर गढ़चिरौली में हुआ 2 दिनों पहले, जिसमें 2 DVCM रैंक के नक्सली मारे गए। कुल उन पे सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 36 लाख का इनाम था। एक AK-47 के साथ एक कार्बाइन और बहुत सारा हमें असला भी मिला। अभी तक तो जानकारी है ये वो लोग थे जो कि आंध्रा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से ऊपर आ रहे थे गढ़चिरौली की तरफ। बालाघाट से इनका कोई कनेक्शन नहीं था अभी तक की जो प्राइमरी जानकारी है। पर जैसा मैंने बोला कि इनके फॉर्मेशंस कई बार एक दूसरे से ओवरलैप रहते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ इतनी कम समय में नहीं आ पाती, तो हो सकता है कोई ना कोई कनेक्शन रहा हो। आउटराइटली हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, पर नक्सल ग्रुप्स का एक एरिया डिफाइंड रहता है जिसमें एरिया कमेटी उनको खुद को बोलते हैं, या दलम जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति उस एरिया में नहीं था, उस एनकाउंटर में नहीं था। दूसरी चीज़ जो आपने बात की तेंदुपत्ता को लेकर, तेंदुपत्ता का सीज़न लगभग बिल्कुल सही पॉइंट है कि 19 अप्रैल को इलेक्शन है और मई 1st वीक से शुरू हो जाता है तुड़ाई का काम। जनरली मई 1st वीक से शुरू हो जाता है, तो वो वाला फेज़ जो रहेगा हमारा, और जो तुड़ाई का टाइम है वो पूरा आचार संहिता के दौरान रहेगा। तो फोर्सेस के लिए तो चैलेंजिंग रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर देखें तो पिछले 2-3 सालों में तेंदुपत्ता तुड़ाई के माध्यम से जो अवैध वसूली करते थे नक्सली, उन पर काफ़ी हद तक हम लोग नकेल कस पाए हैं। इसमें सभी जो तेंदुपत्ता के ठेकेदार हैं उनका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। हम लोगों ने उनके साथ विस्तृत बैठकें की हैं, उनको इस बारे में बताया है कि अगर आपसे कोई भी नक्सली के नाम पर वसूली करने की कोशिश कर रहा है, तत्काल हमारे संज्ञान में लाए। उन पे अन्य सोर्सेज के थ्रू भी नज़र रखी जा रही है। इसका जो कंबाइंड रिजल्ट रहा है, वन कर्मियों को भी हमने आगाह किया, अवगत किया है, गाँव में थोड़ा लोगों को, फड़ मुंशियों को और ज़्यादा अवेयर किया है। तो इसका जो कंबाइंड रिजल्ट है वो ये है कि नक्सलियों ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में बात को स्वीकार किया है कि जहाँ एक टाइम में उनको बड़ी राशि यहाँ से मोटा कलेक्शन हो पाता था, उसका 10% 5% भी नहीं हो पा रहा है बालाघाट से। जिसका क्लियर मतलब है कि हम लोगों ने उनके इस टेरर फंडिंग के मैकेनिज्म पर बहुत हद तक आघात पहुँचाया है। उन्होंने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया है। उनके लेटर्स में इस बात का खुलासा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त है, सबको बहुत डर लग रहा है जाने में। तो मतलब हम लोगों ने एक भय का माहौल नक्सलियों के मन में क्रिएट किया है। कोशिश रहेगी कि ये चीज़ हम लोग आगे भी जारी रखें। चुनाव चुकी रहेंगे, पर अच्छी बात है तब तक हमारे चुनाव खत्म हो चुके रहेंगे। जो हमारे पास सिक्योरिटी बल है उसके थ्रू ही हम लोग हर बार कराते हैं। तेंदुपत्ता फड़ों की सुरक्षा, तेंदुपत्ता फड़ मुंशियों की बैठक, इस बार भी उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे और कोशिश ये रहेगी पिछले बार से बेहतर इस बार हम लोग इलीगल लेवी कलेक्शन को। फरवरी से जून तक ऐसा माना जाता है कि जो MMC जोन है नक्सलियों का, इस जोन में TCOC एक ऑफेंसिव मूवमेंट रहता है, एक प्रकार से टेक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन नक्सलियों की ओर से चलाते हैं। और इसमें बड़ी गंभीर वारदातें देखने मिली है बीते कई सालों से छत्तीसगढ़ में। और जब ये वारदातें होती है तो अक्सर वारदातों के बाद ऐसा माना जाता है कि नक्सलियों की पनाहगाह बालाघाट बन जाता है। चूँकि इलेक्शन इसी पीरियड में हो रहे हैं, आपको क्या लगता है इसको रोकना कितनी चुनौती आपके लिए समझ में आ रही है और क्या तैयारी आपने इसके लिए की है? TCOC डेफिनेटली उनका एक हर साल का उनका टैक्टिकल पीरियड रहता है जिसमें वो पुलिस कर्मियों को टारगेट करते हैं, सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करते हैं। परंतु ये मानना कि छत्तीसगढ़ में कोई घटना करके बालाघाट में छुप सकता है, मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर स्ट्रेचिंग है। ये बात सही है कि हर एरिया के दलम को एक टारगेट दिया जाता है। जैसे MMC जोन में जो बालाघाट में जो दलम सक्रिय है उनको भी एक टारगेट दिया गया होगा उनके बॉसेस के द्वारा कि आपको TCOC के दौरान अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को हताहत करना है। तो यहाँ का क्षेत्रीय उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होकर करने की उसकी जिम्मेदारी रहती है। हालांकि हम आपका पॉइंट अगर है कि छत्तीसगढ़ में कोई वारदात करके यहाँ पर आ जाए, हम लोग उस पर भी नज़र रखते हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है उसके अनुसार कोई अभी बालाघाट के जैसा सुरक्षा का माहौल है और जिस तरह के हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो एक हताशा और डर का माहौल बालाघाट में एंटर करने से पहले हर नक्सली को है। जैसा आपने अभी फिगर्स में बताया, तो कोई ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन करके या छत्तीसगढ़ में कोई घटना कारित करके बालाघाट में छुपने आ सकता है और वो ये माने कि यहाँ पर आना बिल्कुल सेफ़ है। हम लोग बालाघाट में बहुत अच्छे ऑपरेशंस कर रहे हैं, हमारे फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हॉक फोर्स एक्सेप्शनल काम कर रही है। और अगर ऐसा कोई सोचता है, मतलब नक्सलियों के लिए मैसेज
तो फिर मुझे लग रहा है कि जैसा रिज़ल्ट अभी दिख रहे हैं, हो सकता है उस रिज़ल्ट के अनुसार ही कार्रवाई होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 4M को काफ़ी इम्पोर्टेंस माना है सिलेक्शन में। ये 4M आखिर है क्या, और किस तरह से आप इसके पुलिस प्रशासन, क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस प्रशासन की होती है सुरक्षा के मद्देनज़र, ऐसे में किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे 4M को इम्पोर्टेंस को यहाँ पर बरकरार रखें? उन्होंने अपने भाषण के दौरान बताया कि इस इलेक्शन में 4M पर टारगेट रहेगा। सभी लोगों को बताया गया है कि, और ये वो बिंदु है जो कि हम लोग सभी को लगातार चुनाव आयोग के द्वारा अवगत कराते रहा गया है। पहला एम तो है मनी पावर, पैसे की जो रसूख है उस पर कंट्रोल करना थोड़ा, और उसका डायरेक्ट फोकस कैश मूवमेंट से रिलेटेड है। कैश सीजर्स हमारे नाकों पे कितने हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, बड़े ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं उसको लेकर है। तो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग को लेकर बेसिकली पहला एम है, जिस पर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, कलेक्टर साहब और पूरी हमारी जो टीम है वो इस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा एम जो है वो मसल पावर को लेकर है। मसल पावर का मतलब गुंडा तत्वों पर अच्छी कार्रवाई हो। बालाघाट में विधानसभा के दौरान हम लोगों ने बड़े स्तर पे बाउंड ओवर की कार्रवाई की थी, लगभग 20,000 से अधिक लोग बाउंड ओवर थे। अभी भी लगातार वो कार्रवाई जारी है, और आज के डेट में भी आपको अगर रफ फिगर बताऊं तो लगभग 20,000 21,000 लोग बाउंड ओवर चल रहे हैं। अर्थात बाउंड ओवर का मतलब कि उन पर हमारी नज़र है, और किसी भी इलीगल गतिविधि को यदि वो ध्यान करते हैं तो उन पर इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में हम लोगों ने लगभग 50 से अधिक जिला बदर हुए हैं पिछले विधानसभा, और इसको हम लोग अगर कंबाइन करें तो कंटिन्यूअस गुंडा तत्वों पर हमारी नज़र लगातार बरकरार है। तीसरा जो एम है वो है फेक मीडिया पर, मतलब मीडिया के मिस इन्फॉर्मेशन पे। तीसरा एम मिस इन्फॉर्मेशन पे। तो मिस इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं। सबसे बड़ा चैनल आज की डेट में फेक मीडिया सोशल मीडिया पे हो जाता है, कि सोशल मीडिया पे व्यक्ति जो भी देखता है उसको सच मानता है, उसको फॉरवर्ड करता है। बीच में इलेक्शन की डेट्स को अनाउंसमेंट को लेकर ही 4-5 अलग अलग फेक मीडिया चलना शुरू हो गया था, मिस इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रहने योग्य बात है कि एमसीसी के दौरान इस तरह का जो मीडिया का फेक मीडिया प्रसारण है, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे किसी भी माध्यम से हो, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और हम लोग अगर उसमें FIR करने के डायरेक्ट प्रावधान है। तो ये पॉइंट सभी के लिए, मतलब ये सभी ऐसे लोग जो कि जानकारी प्रेषित करने के लिए अधिकृत है। हर व्यक्ति भी अपने मोबाइल फ़ोन से सोशल मीडिया पे मैसेज डालता है। मीडिया हाउसेस भी कई बार इस बात को ध्यान नहीं रखती कि जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, क्या वो सही है गलत है। तो एक तो वो भी ध्यान देने की बात है। मिस इन्फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा हमारा चुनाव के थ्रू। और जो आखिरी एम है वो MCC के वायलेशंस को लेकर है। MCC एक ऐसा कोड है जिसके सभी पार्टी जब साथ में मिलकर उसका पालन करती हैं तो एक अच्छा चुनावी माहौल बनता है। MCC के वायलेशंस में अगर हम लोग पर्सनल एलिगेशंस लगाते हैं, जो चुनाव महोदय ने जो बिंदु पर रखे वही बता रहा हूँ, तो उससे चुनाव का माहौल ख़राब होता है। तो उसके अतिरिक्त कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई, संपत्ति विरूपण के विरुद्ध कार्रवाई, इन सभी कार्रवाइयों पर चुनाव आयोग ने हमें फोकस रखने को कहा है। तो हम लोग MCC के वायलेशंस पे भी, तो ये जो 4 एम्स हैं बेसिकली, ये वही 4 एम्स हैं, वही 4-5 बिंदु हैं जिसपे पुलिस और प्रशासन दोनों का ध्यान रहता है चुनाव के दौरान। तो हम लोग प्रयास ये करेंगे कि इन सभी पर अच्छी कार्रवाई बालाघाट से। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि नक्सल चुनौतियाँ जो है विकास, विश्वास और सुरक्षा पर टिकी हुई है। हम देख रहे हैं कि विकास धीरे धीरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है। जिन क्षेत्रों में यदि विकास नहीं हो पा रहा है या आज भी वहाँ तक विकास संभव नहीं हो पाया है, ऐसे में विश्वास हम मानते हैं जाहिर सी बात है कि कमज़ोर होगा। तो इस विश्वास को जीतने के लिए और वहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए खासकर पुलिस की क्या कुछ तैयारी है? एक लाइन है, पुलिस सुरक्षा के लिए, सुरक्षा विकास के लिए। तो मतलब फाइनल एम तो जब सभी का प्रशासन का प्रयास ये रहता है कि ओवरऑल जनता का एक अच्छा विकास हो, और उसके लिए सुरक्षा आवश्यक है। सुरक्षा के लिए पुलिस और हम लोग सभी उसी पर्पज़ के लिए बने हैं। जो आपका बिंदु है कि जहाँ विकास नहीं हो, विश्वास कम से कम पहले स्थापित हो। विकास जिन क्षेत्रों में कम पहुँचा है उसी के लिए स्पेशलाइज्ड योजनाएं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, जैसे कि हम लोग देखें RCPLW योजना है, उसके बाद SRE योजना है, और भी इस तरह की मल्टीपल योजनाएं हैं जिससे कि उन क्षेत्रों में मोबाइल के नेटवर्क का घनत्वीकरण बढ़े, सड़क से अच्छी सुरक्षा बन पाए और सड़क का अच्छा नेटवर्क बन पाए।
जिससे फोर्स मूवमेंट के साथ साथ लोगों की लाइफ में बेटर हो। जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर आदिवासी हॉस्टल्स बड़े खोले जा रहे हैं ताकि लोगों का वहाँ बच्चे वहीं पे पढ़ सकें। तो इस एरिया पर फोकस ऑलरेडी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का है। ये बात सही है कि हम लोग इसको और बेटर कर सकते हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट किया जा सकता है। ट्राइबल एरियाज़ और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण यहाँ के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, चाहे वो लैंड क्लियरेंस को लेकर हो, चाहे कार्य की प्रगति, कार्य के स्पीड को लेकर हो। ये चैलेंजेस नो डाउट हैं, पर इस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लगातार हमारी बैठकें ठेकेदारों के साथ होती हैं और इस बात की गंभीरता को बताया जाता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो जल्दी ख़त्म हो, समय सीमा में ख़त्म हो, अच्छी गुणवत्ता के साथ बने। तो ये तो हो गया विकास वाला बिंदु। विश्वास के लिए मैं ये मानता हूँ कि प्रशासन में यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा विश्वास अभी बना हुआ है, बनाए रहना चाहिए। कारण है कि प्रशासन में किसी का विश्वास कितना है वो उसका एक पैमाना वोटिंग परसेंटेज लोग मानते हैं। जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो हमने नए बूथ बनाए, टोटल 38 बूथ बनाए थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें 34 हार्डकोर नक्सल एरियाज़ के थे। इन सभी बूथों में 90% के अधिक का मतदान हुआ, 90% से ऊपर। कुछ ऐसे बूथ हैं जहाँ पे पहली बार लोगों ने जाके अपने घर से 500 मीटर पे दूर जाके वोटिंग की। वोटिंग करने का मतलब है कि उनको ये विश्वास है कि जो सरकार है उसकी योजनाएं हमारे तक पहुँचेंगी और उससे हमें फ़ायदा हो रहा है। अच्छी बात ये भी है कि नक्सल विचारधारा जो है वो बालाघाट में अभी तक अपना कोई भी पैर नहीं जमा पाई है। यहाँ से लोकल रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट नील है। 1-2 एक्टिव कार्डर हैं, वो भी उनका भी उम्र 50-55 से ऊपर, एक्टिव ज़्यादा वो भी नहीं बचे। तो लोगों के बीच में जो विश्वास है वो मुझे लगता है प्रशासन और पुलिस दोनों ने एक अच्छे हद तक बनाने की कोशिश की और उसमें हम लोग कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर प्रयास में कुछ ना कुछ कमी रहती है। हम लोग उस कमी को लेकर भी उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। हमने देखा कि बालाघाट ज़िले में लगभग 2000 करोड़ के समथिंग की एक पूंजी स्कीम, जिसके तहत बट्स एक्ट के तहत आपने इसमें काफ़ी कार्रवाई की और इस पूरे मामले को आपने एक्सपोज किया। हालांकि फ़िलहाल ये मामला कोर्ट में है, ईडी सीबीआई तक पहुंच चुका है। फिर भी इस कार्रवाई के बाद में इस स्कीम पर इसको एक्सपोज करने में सफलता मिली। इसके बावजूद हमने देखा कि थोड़ा लोगों का विश्वास कम हो रहा था। वो विश्वास भी बाद में पुलिस ने जीता, ये भी हमने देखा। बावजूद इसके लोगों को अभी भी ये महसूस हो रहा है कि उनका पैसा उन्हें नहीं लौट पा रहा है। इसको लेकर आपने कुछ बयान पूर्व में भी दिए। अभी आपको क्या लगता है, क्या जो कलेक्शन पुलिस के पास आ चुका था कार्रवाई के दौरान, क्या वो वापस होगा या फिर नहीं होगा? क्योंकि लोगों को अभी भी उम्मीद थी और उम्मीद बढ़ने की वजह से लोगों ने काफ़ी आवेदन भी किए थे। नो डाउट आपका सबसे पहले तो कि ये जो पॉन्जी स्कीम जिसको यहाँ पर डबल मनी के नाम से फेमस हुआ और जो हमने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बट्स एक्ट 2019 का एक एक्ट है, उसके तहत जो FIR की थी, तो शुरू पहले दिन जो हमने कार्रवाई, पहले दूसरे दिन जो हमने कार्रवाई की, लगभग 12-13 करोड़ रुपए हमें उसमें सीजर में मिले थे और हम लोगों ने इनिशियल चार्जशीट फाइल भी कर दी है। उसमें विवेचना भी जारी है, अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो रही है। और शुरू में आपने बिल्कुल सही बताया कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने उनके सो कॉल्ड भगवान पर कार्रवाई करके अच्छा नहीं किया। और मुझे इस बात का शुरू से ही विश्वास था कि एक न एक दिन पब्लिक पुलिस की कार्रवाई पर ज़रूर भरोसा करेगी, क्योंकि पॉन्जी स्कीम का जो पूरा सेटअप होता है वो इसी पे रहता है कि एक टाइम के बाद वो बबल बस्ट होना ही। लोगों को ये विश्वास था कि भाई जब आरोपी जेल से छूटेंगे तो उनका पैसा मिलेगा। जिस स्केल का ये स्कैम है, जैसा आपने 2000 करोड़ बताया, जो अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, हो सकता है इससे बड़े का भी हो। उस स्केल का पैसा किसी के लिए भी लौटाना असंभव है, क्योंकि ये पूरा स्कैम फर्जी था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करके इस पूरे स्कैम को अनर्थ किया। और लोगों से अभी भी मैं अपील करता हूँ कि इस तरह के झांसे में, क्योंकि ये झांसे अलग अलग फॉर्म में आएंगे, कभी एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदने के नाम पे आएगा, कभी किसी और चीज़ के नाम पे, कभी डेयरी फार्म के नाम पर आएगा। इस तरह के नाम पे ये ऐसा स्कीम आएगा जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में पैसा डबल करने की स्कीम रहेगी। 6 महीने में पैसा डबल, 1 साल में पैसा डबल, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं हो सकता जो कि लीगली करेक्ट हो और 1 साल, 2 साल, 3 साल में पैसा डबल कर सके।
तो सबसे पहले तो लोगों से अपील रहेगी कि इस तरह की किसी भी स्कीम पर विश्वास न करें, तत्काल पुलिस को सूचना दें। जिस पैसे की आपने बात की, पुलिस के पास वो कलेक्शन, आपने शब्द का इस्तेमाल किया, कलेक्शन वो नहीं है, वो कोर्ट की जब्ती है। मतलब वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोर्ट की है। हमने सीज करके कोर्ट को दे दिया, कोर्ट ने वो पूरा पैसा बैंक में जमा कर दिया। पैसा रिटर्न करने का जो प्रोसेस है बर्ड्स एक्ट के तहत, वो मल्टीपल उसके प्रोसीजर्स हैं। एक बार पहले कन्विक्शन स्टार्ट होगा, ट्रायल तो चल ही रहा है, ट्रायल में मल्टीपल स्टेजेस होंगे। उसके बाद जब कोर्ट एक स्पेसिफिक स्टेज पे पहुंचेगी, तब वो पैसा उन लोगों को बांटना शुरू करेगी जो इस बात का प्रमाण कोर्ट को दे देते हैं कि हाँ हमारा पैसा लगा था हमने, और उसका कुछ प्रमाण के साथ। ऑलरेडी हम लोगों ने लगभग 100 या 120 लोगों की सूची कोर्ट को दे रखी है कि इन लोगों के इतने इतने पैसे, जब सबसे पहले हमने इसमें चार्जशीट फाइल की थी, 2022 की बात करो, दिसंबर की। तो चूँकि मामला कोर्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, पर हाँ अब चूँकि ये मनी लॉन्ड्रिंग पर भी आ रहा था मैटर, तो ईडी ने भी इसमें इनिशियल जो उनके पास एफआईआर का शब्द है उसके तहत एफआईआर की है। हाँ, पीएमएल में उनके तरफ उन्होंने एक मामला कायम किया है। और हम लोगों ने चूँकि बर्ड्स एक्ट के ही तहत में ये प्रावधान है कि जब एक से अधिक राज्य इन्वॉल्व हों और बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो, तो सीबीआई ही इसके जांच करने के लिए अधिकृत है। तो नियमानुसार ये जांच सीबीआई को जारी, अभी नहीं तो कुछ समय बाद जाएगी ही। राज्य सरकार ने ऑलरेडी अनुशंसा कर दी है, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी सीबीआई इसको अपने हाथों में लेगी। लोगों का पैसा कोर्ट के पास महफूज है, और जब कोर्ट सही समय समझेगी बेस्ड ऑन बर्ड्स एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके आधार पे, तो पैसा उनको मिलेगा। पर अभी भी मुझे जानकारी मिल रही है कि लोग कुछ अभी भी हैं जिनको लग रहा है कि अभी इन्वेस्ट करने से पैसा हमको मिल जाएगा। तो कृपया इस तरह के छलावों से बचे रहें। पूरा जो पॉन्जी स्कीम है या ऐसी कोई भी स्कीम जो आपको एक फिक्स समय में पैसा डबल करने ट्रिपल करने बताती है, ऐसे कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं कर सकती लीगल टर्म्स में। इसे बचे रहें और कानून की प्रक्रिया पर थोड़ा विश्वास रखें। समय आने पे वो आपका ड्यू पैसा आपको मिलेगा। जब शुरुआती क्षणों में नक्सल मुद्दों पर जब पत्रकार आपके पास आते थे, तो अक्सर एक संकोची तौर पर आपके बिहेवियर को देखा जा रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि आपने पत्रकारों के इसको आपने पूरा किया और कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ज़िले में लगातार पत्रकारों के प्रति एक नकारात्मक भाव भी देखने मिल रहा है। कई प्रकार के पत्रकार इस समय ज़िले में हम देख रहे हैं। तो आप पत्रकारों के साथ और पुलिस प्रशासन का कितना अच्छा तालमेल आगे देखने मिल सकता है? क्या आपकी तैयारी है इसे लेकर? और पत्रकारों के सहयोग की ज़रूरत हर प्रशासन को तो होती ही है, इसके बावजूद पत्रकारों के ऊपर यदि इलीगल तरीके से अगर आरोप लगते हैं तो क्या इसकी जांच प्रॉपर ढंग से होगी या फिर नहीं होगी? डेफिनेटली जो आपने बताया, चूँकि बालाघाट में पहला ज़िला है, एज ए एसपी पहली बार बालाघाट में मैं पोस्ट हुआ हूँ, और नक्सल मामले ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, तो संभवतः इस कारण से एक संकोच रहा होगा शुरू में। हमारा प्रयास कभी भी, पुलिस या प्रशासन का प्रयास कभी भी ये नहीं रहता कि जो जानकारी पत्रकार तक ना पहुँचे, क्योंकि आप ही के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुँचते हैं। और जैसा आपने अगर ऑब्ज़र्व किया तो उसके लिए शुक्रिया कि बाद में हम लोग के बिहेवियर या हमारे जो भी आउटरीच में आपको बेहतरी मिली होगी, क्योंकि बालाघाट में मुझे लगता है पत्रकारिता काफ़ी अच्छी है जो मैंने पिछले 2 साल में देखा। कई पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। हमें ये समझना होगा पत्रकारों के लिए, जो आपने अंत में बिंदु उठाया, कि पत्रकारों को कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ माना जाता है, और उसका कारण यही है कि उसके साथ ऑब्वियसली कुछ आपको अधिकार तो मिलते हैं, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जो दिखाते हैं जनता उसको मानती है कि वो सच है, ये मानती है कि आपने अपने स्तर पे उसका वेरिफिकेशन करके वो खबर जनता तक पहुंचे, क्योंकि पत्रकार का ही काम है। पत्रकार का काम है कि आप फील्ड में जाएं, फील्ड में जाके जनता से बात करें और उसके बाद जो सच्चाई है वो लोगों को बताएं। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनफॉर्चुनेटली अभी के टाइम में बहुत कम ही पत्रकार हैं जो कि फील्ड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे संज्ञान में कुछ मैटर आए हैं जिसमें क्लियर कट वसूली के उसमें हमें पता चला कि पैसे मांगे जा रहे हैं लोगों से कि भाई आप इतने पैसे दो तब आपकी खबर, नहीं तो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सब चीज़ें पत्रकारिता को बदनाम करती हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर प्रोफेशन में एक कोई ना कोई ब्लैक शीप होते हैं, हर जगह, हर समाज में भी है। समाज में भी है। पत्रकार भी समाज से उठे हुए लोग हैं, लेकिन एक बार जब आप पत्रकार बन जाते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए
कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ये जिम्मेदारी का बोध है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी जिम्मेदारी का बोध अभी नहीं आया। तो उन सभी से अपील रहेगी कि आप अपने आप को प्रशासन से भिन्न न समझें, प्रशासन के ही आप अंग हैं। आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी किसी जेन्युइन समस्या को प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, तो हम लोग हमेशा आगे बढ़ के उसके लिए बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की तरफ से हमने हमेशा कोशिश की कि जब भी अच्छी कार्रवाई होती है हम लोग पत्रकार वार्ता के थ्रू उसकी जानकारी दें। पुलिस मीडिया सेल का गठन किया गया है जिसमें इमीडिएटली हर दिन की जानकारी हम लोग उस ग्रुप में आपको दे रहे हैं। उसके अलावा भी यदि कोई कमी रहती है तो हम लोग उसको आप लोग के फीडबैक से बेटर करेंगे। हमारी कार्रवाई आप ही के थ्रू जनता तक पहुंचती है, तो आप लोग तो हमारे लिए आँख नाक कान का काम करते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप लोग के मन में हमारे में कुछ हो। तो बस यही उम्मीद के साथ रहेंगे कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और बालाघाट में तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा जनरल पॉजिटिव पत्रकारिता ही दिखी, और इसीलिए मैं सभी का धन्यवाद करूँ। तो आप थे बालाघाट एसपी समीर सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बीजीटी मीडिया के साथ।